हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का पेपर लेकर आया हूँ। ये नॉन कैंडिडेट का जो अभी पेपर हुआ है वो है फैकल्टी आर्ट्स है और हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर ये मैं लेकर आया हूं और ये रेगुलर जो विद्यार्थी है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है और नॉन कैंडिडेट के लिए मैं पेपर हल सहित बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। बार बार मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जैसे फाइनल ईयर के बहुत सारे पेपर अपलोड किए हैं, सेकंड ईयर के मैं जो पेपर होते जा रहे हैं मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी मैं पेपर लेकर आऊँ आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले पृष्ठ पर लेकर चलता हूँ आपको। सबसे पहले टिप्पणी लिखवाता है, जैसा कि आपको पता है सामने लिख रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला है आपके सामने मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसके साथ साथ आप हड़प्पा एक केंद्र है, हड़प्पा भी एक प्रमुख नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उसी प्रकार मोहनजोदड़ो भी प्रमुख नगर माना जाता है। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी दयाराम साहनी ने और 1922 में इस मोहनजोदड़ो की खोज कर दी किसने? राखाल दास बनर्जी ने। प्रमुख केंद्र रहा है और ये वर्तमान में किस वो देश में स्थित है? पाकिस्तान। हमारे पास में स्थित जो पाकिस्तान है उसका एक सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। क्योंकि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उपनिषद। उपनिषद वैदिक साहित्य का यानी फ्रेंड्स उपनिषद है ना जो वैदिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ माने जा सकते हैं। यानी वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रामाणिक उपनिषद हैं और इसको जब खोलोगे तो अर्थ जरूर लिखकर आना इसका। उप नी इसी में से निकाल रहा हूँ, नी और सद लास्ट में दे रखा है सद। ठीक है, तो उप का मतलब होता है निकट। ठीक है, और नी का मतलब निष्ठावान या निष्ठापूर्वक और सद का मतलब बैठना यानी निकट निष्ठापूर्वक बैठना। ये किसके निकट बैठने की बात कही गई है? गुरु के समक्ष बैठने की बात की गई है फ्रेंड्स। यानी गुरु के समक्ष जब ज्ञान दे रहा होता है तो एक गूढ़ ज्ञान है उपनिषद, और जब शिष्य ज्ञान ले रहा है ना तो उस टाइम ध्यान पूर्वक सुनेगा। इसलिए इस शब्द का अर्थ यही निकलता है कि निकट निष्ठापूर्वक बैठना। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट है, उपनिषद वैदिक साहित्य में, इसलिए एक क्वेश्चन आया आपके। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, सारनाथ। सारनाथ बौद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, काशी के पास में यानी वाराणसी या काशी के पास में स्थित सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब महात्मा बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद सबसे पहला ज्ञान का उपदेश इसी सारनाथ की भूमि पर दिया था। यानी सारनाथ एक स्थान है, वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को यानी कौंडिन्य और उसके साथ जो 5 ब्राह्मण थे उनको बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था सबसे पहले। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का स्तूप भी बना हुआ है, यानी बौद्ध स्तूप भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम, इसका आंसर आप बताना कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रुति। श्रुति बार बार सुनते हैं फ्रेंड्स, वेदों को श्रुति कहा गया। क्यों कहा गया? श्रुति का मतलब सुना हुआ ज्ञान, यानी सुना हुआ ज्ञान श्रुति कहलाता है। पहले आप वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं कि पहले जो शिष्य होते थे और गुरु होते थे, गुरु बोलता था और शिष्य अपने कानों से सुनकर उस जो ज्ञान होता था उसको आत्मसात करता था, यानी उसको एक्सेप्ट करता था। उस समय कागज या अन्य कोई सामग्री नहीं चलती थी, तो इसीलिए वेदों को श्रुति कह दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैगस्थनीज। फ्रेंड्स मैगस्थनीज जो था ना ये भी प्रमुख राजदूत रहा।
जब 305 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के यानी यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में सेल्यूकस हार जाता है और उसी के साथ ये जो मेगास्थनीज था वो राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और काफ़ी समय तक ये रहा। तो मेगास्थनीज के बारे में आप समझ गए होंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था सेल्यूकस द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रथम बौद्ध संगति। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मेरे को पूर्ण जानकारी नहीं है और मैं इतना बता सकता हूँ कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की काफ़ी सारी संगति आयोजित होती रही हैं, 4-5 लगभग 4-5 हुई हैं, तो आप देख लेना इसको भी। आगे बढ़ता हूँ। हेवन सांग, ये जो हेत सांग लिखा हुआ है ना, ये शब्द होता है हेवन सांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हेवन सांग है ना, ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन एक प्रमुख राजा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हर्षवर्धन एक प्रमुख राजा हुआ है और इसके दरबार में फ्रेंड्स ये हेवन सांग आया था। फ्रेंड्स ये क्यों आया था भारत में? क्योंकि उस समय भारत एक विश्व गुरु रहा था और यहाँ नाम क्यों है भारत का इतना, ये देखने के लिए यहाँ आया था। फिर ये यहाँ रहा, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। नालंदा विश्वविद्यालय में गया और इनका मुख्य उद्देश्य था यहाँ के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जो वैदिक साहित्य है, उसका अध्ययन करना। पहले इसने संस्कृत सीखी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में और उसके बाद में संस्कृत सीखने के बाद में काफ़ी ग्रंथों का अध्ययन किया और बाद में जब ये वापस गया तो यहाँ के बहुत सारे ग्रंथों को चुरा कर लेकर गया था ये। ठीक है फ्रेंड्स, हेवन सांग के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन आया था गोपुरम। गोपुरम क्या है? दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य हुआ है, चोल साम्राज्य के जो मंदिर थे उनके दरवाज़ों को गोपुरम कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दम्म महामात्र, ये जो शुरू में आप जो दम्म देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये दम्म मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि दम्म किसने चलाया था? अशोक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अशोक ने ये दम्म चलाया था और इसी दम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने बहुत सारे अधिकारियों को जनता में लगाया। उनको क्या कहा गया? दम्म महामात्र, यानी दम का प्रचार करेंगे तो दम महामात्र जोड़ दिया गया शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ इसलिए आपकी चीज़ें आसान हो जाएं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन आया था, अगला क्वेश्चन है वेदांग, यानी वैदिक साहित्य यानी इसके संधि विच्छेद करोगे तो वेद प्लस अंग, यानी वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से कल्प, शिक्षा, व्याकरण, छंद, इस प्रकार 6 हैं कुल, तो एक बार देख लेना आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 बी शादवाद क्या है, इसको भी देख लेना। इम्पोर्टेंट ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको सबको पता है। कौटिल्य, सबसे पहले कौटिल्य समझो। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर गणानंद को पराजित किया था और उसके बाद में साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य को योद्धा बनाने में ये कौटिल्य का ही प्रमुख योगदान रहा था। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन ये करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लेना। पूरे में भी वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं। मथुरा कला शैली, इसको भी आप देख लेना। इसके बाद में आते हैं फ्रेंड्स हर्षवर्धन का कन्नौज सम्मेलन। फ्रेंड्स हर्षवर्धन की पहली बात की है, ये कन्नौज में है ना, जो हर 6 या 5 वर्ष बाद ये कन्नौज में है ना जो एक सम्मेलन का आयोजित करता था, उसमें है ना जो गरीबों को ये दान कर देता था। और एक बार तो इसने अपना संपूर्ण सारा धन है ना जो जनता में लुटा दिया था और अपनी बहन, यानी उसने अपने राजसी वस्त्र भी जनता में लुटा दिए थे और उसकी बहन के जो वस्त्र हैं वो उसने ओढ़े थे। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने
8 ऐसे मार्ग बताए, यानी अष्टांगिक मार्ग। अष्ट का मतलब क्या होता है? 8, यानी 8 ऐसे उपाय बताता है, ऐसे नियम बताता है जिससे एक मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है। जिसे सम्यक स्मृति, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, और भी 4-5 है फ्रेंड्स। ये है ना जो मैंने पढ़ाए भी है। अष्टांगिक मार्ग आपकी जो आपका जो ये चलता है ना महात्मा बुद्ध, हाँ महात्मा बुद्ध का क्वेश्चन आया था और उसमें मैंने ये सारे का सारा चीज़ पढ़ाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चोलों का स्थानीय स्वशासन, इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो आप देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन आया था मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स पतन के 4 कारण, जो देखो अशोक महान के बाद है ना, जो कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं बचा था जो अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सके। एक कारण तो ये, ठीक है। दूसरा कारण फ्रेंड्स ये था कि अशोक महान ने है ना जो बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म एक ऐसा है कि बौद्ध धर्म जो है ना वो युद्ध लड़ने में प्रेज करता है, यानी वो शांति की बात करता है। इसलिए ये कलिंग युद्ध के बाद, यानी 261 ईसा पूर्व के बाद में इसने है ना जो उसी टाइम तलवार का त्याग कर दिया था। और इससे क्या हुआ कि उसकी जो सीमाएं है ना वो कमज़ोर हो गई। दूसरे राजाओं ने समझा कि ये लड़ाई तो करता नहीं है और इसके साम्राज्य को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस कारण एक कारण ये भी रहा, और आगे बहुत सारे कारण थे, आप देख लेना 4 कारण, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन, ये भी फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया है। धर्म चक्र परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म का चक्र, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब महात्मा बुद्ध ने, मैं पहले भी जिक्र करता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो सारनाथ नामक स्थान पर सबसे पहले ज्ञान का उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी अपने धर्म की उसने सबसे पहले शिक्षा दी, उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान, यानी बौद्ध धर्म में ये कभी कभी ऐसे भी आ जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रयाग प्रशस्ति, ये बार बार आता रहता है फ्रेंड्स। ये है ना जो गुप्त काल में समुद्रगुप्त था और उसके दरबार में एक विद्वान था हरिसेन, उसने ये लिखा था और समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें उल्लेख करता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो देख ही लेना आप प्लीज़। इसके बाद में आगे चलते हैं बड़े क्वेश्चनों में। ये जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में पुरातात्विक साक्ष्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा जो भारत का इतिहास है वो इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि जिन विद्वानों ने जो साहित्य लिखे हैं और पुरातात्विक स्रोतों का मतलब जो ज़मीन से मिले हैं, वो पूरे भारत के इतिहास का हमें अवलोकन कराते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। और ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ आपको। इन बड़े क्वेश्चनों में से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये दम है ना, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। अशोक के दम में आप क्या समझते हैं? दम के स्वरूप के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको तो बस दम के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। ये दोनों टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, महात्मा बुद्ध और अशोक के दम के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसका लिंक और या आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलकर देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में ये कर लेना करो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। कनिष्क प्रथम की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके बाद में फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये भी देख लेना, हर्ष का एक विजेता एवं प्रशासक के रूप में मूल्यांकन, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। स्वर्ण युग के रूप में गुप्त युग का परीक्षण कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स आपका पेपर पूरा का पूरा हो गया है फ्रेंड्स। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगला पेपर मैं अपलोड करने वाला हूं, यानी सेकंड पेपर इसका, हिस्ट्री का सेकंड पेपर, वो भी अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी देख लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।